हेलो बच्चों, वेलकम टू द कोचिंग क्लासेस। अभी हम चैप्टर पढ़ रहे थे यहाँ पे बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो जब हमने पिछली वीडियो खत्म की थी तो हमने बोला था कि अगले वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी से। ठीक है, तो देखो बायोडायवर्सिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट का। हाँ, ह्यूमन कल्चर को डेवलपमेंट करने में बहुत ही ज्यादा सहायता किसने की है? बायोडायवर्सिटी। तो बायोडायवर्सिटी ने ह्यूमन कल्चर को डेवलप करने में, इवन ह्यूमन कम्युनिटीज को डेवलप करने में, ह्यूमन कम्युनिटीज को एक साथ में लाने में, इवन क्या कहते हैं कि नेचर को शेप देने में, ठीक है, नेचर को शेप देने में, चाहे जैसे भी होगा, हर तरीके से क्या कहते हैं कि बायोडायवर्सिटी ने रोल निभाया है। हर तरीके से बायोडायवर्सिटी ने रोल निभाया है। तो बायोडायवर्सिटी के रोल्स जो हम पढ़ने वाले हैं वो तीन टाइप्स के पढ़ने हैं। बायोडायवर्सिटी प्लेज ऑफ फॉलोइंग रोल्स। तो अगर इकोलॉजिकल रोल ऑफ बायोडायवर्सिटी देखेंगे, इकोनॉमिक रोल ऑफ देखेंगे, साइंटिफिक रोल देखेंगे। तो बायोडायवर्सिटी के रोल्स, तो रोल ऑफ बायोडायवर्सिटी, रोल पूछा जाए या इंपॉर्टेंस बोला जाए वही होगा, रोल ऑफ बायोडायवर्सिटी। तो बायोडायवर्सिटी के कौन कौन से रोल्स हैं? तो बायोडायवर्सिटी के तीन रोल्स हम पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले हैं, इकोलॉजिकल रोल ऑफ बायोडायवर्सिटी। क्या पढ़ने वाले हैं? इकोलॉजिकल रोल ऑफ बायोडायवर्सिटी। फिर उसके बाद में इकोलॉजिकल रोल के बाद में जो सेकेंड नंबर पे आएगा उसे हम बोलते हैं साइंटिफिक रोल। सॉरी, दूसरे नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक रोल। कि मतलब कि क्या कहते हैं कि बायोडायवर्सिटी हमें कैसे इकोनॉमिकली हेल्प करती है। इकोनॉमिक इकोनॉमिक रोल ऑफ बायोडायवर्सिटी। इकोनॉमिक रोल ऑफ बायोडायवर्सिटी। फिर उसके बाद में कौन सा अगला आता है? जो थर्ड नंबर पे आता है वो है साइंटिफिक रोल। साइंटिफिक रोल में कैसे काम करते हैं ये सारी चीजें हम समझेंगे, साइंटिफिक रोल। और एक एक चीज को समझते चलेंगे कि कैसे ये हेल्प करें। तो सबसे पहला हम बात करेंगे इकोलॉजिकल रोल। सबसे पहला जो आता है उसका क्या नाम है? इकोलॉजिकल रोल ऑफ बायोडायवर्सिटी। इकोलॉजिकल रोल ऑफ बायोडायवर्सिटी, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ध्यान में रखिए कि इकोलॉजी को मतलब कि इकोनॉम यानी कि इकोसिस्टम को हमारे क्या कहते हैं परफॉर्म करने में, इकोसिस्टम को सही करने में ये कौन सहायता करते हैं? बायोडायवर्सिटी। स्पीसीज ऑफ मेनी काइंड्स परफॉर्म सम फंक्शंस और अदर इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या होता है कि क्या कहते हैं कि बहुत सारे स्पीसीज होते हैं, सबके अपने अपने काम होते हैं, सबके अपने अपने फंक्शन होते हैं। ठीक है, कोई भी इकोसिस्टम में ये ध्यान रख लो कि कोई भी इकोसिस्टम में कोई भी चीज जो होगी एवॉल्व होगी और सस्टेन रहेगी। मतलब कि कोई भी चीज अगर इकोसिस्टम में है तो उसका कोई ना कोई रीजन हो। विदाउट एनी रीजन देयर इज नो सिंगल स्पीसीज, या कोई भी स्पीसीज या कोई भी, समझना कि कोई भी ऐसा इको, हाँ, कोई भी ऐसा इकोसिस्टम नहीं है जो क्या कहते हैं कि ऐसे ही बन गया हो, ऐसे ही बन गया होगा बिना किसी कारण के। नहीं, हर एक इकोसिस्टम के इवॉल्व होने का पीछे और उस इकोसिस्टम के बने रहने, सस्टेन का मतलब होता है बने रहने, उसका सबका एक रीजन है। ठीक है, यानी कि हर एक ऑर्गेनिजम्स, जब जब कोई भी ऑर्गेनिजम्स वो अपनी नीड को फुलफिल कर रहा हो, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी नीड को फुलफिल कर रहा होता है तो उसी टाइम पे वो दूसरे को नीड को भी फुलफिल कर रहा होता है। ये मत समझिएगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में केवल और केवल वो अपनी नीड को फुलफिल कर रहा है, नहीं। जब वो अपनी नीड को फुलफिल कर रहा होता है तो उसी टाइम पे वो ऑर्गेनिज्म, वही उसी टाइम पे वो ऑर्गेनिज्म दूसरे भी ऑर्गेनिजम्स के नीड को क्या कहते हैं कि फुलफिल कर रहा होता है। यानी कि हर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? यूजफुल होते हैं। यानी कि हर ऑर्गेनिजम्स यूजफुल है। यानी कि बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? कि यानी कि जो इकोसिस्टम जो बना है और वो इकोसिस्टम बना हुआ है, जो इवॉल्व हुआ और सस्टेन हुआ, वो कोई कारण ऐसा नहीं है कि बिना कारण के हुए। यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना इम्पोर्टेंस। बिसाइड्स एक्सट्रैक्टिंग इट्स नीड, जब अब हर एक ऑर्गेनिज्म अपना काम तो कर ही रहे होते हैं, साथ में ही वो दूसरों का भी हेल्पफुल होता है। ठीक है,
इतना बात समझ में आई नहीं समझ में आई? जैसे स्पीसीज कैप्चर द सोशल, तो यहाँ पे जब हम इसके बारे में लिखेंगे तो यहाँ से यहाँ पेपर में लिखेंगे स्पीसीज कैप्चर एंड स्टोर एनर्जी, प्रोड्यूस एंड डिकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल। देखो क्या होता है कि इसमें स्पीसीज क्या करती हैं, स्टोर करती हैं एनर्जी को। स्पीसीज क्या करती हैं कि सन से मान लो लाइट आई, जैसे पेड़ पौधे हो गए, उन्होंने क्या कहते हैं कि कैप्चर करते हैं अपने एनर्जी को स्टोर करते हैं, और कुछ तो डिकम्पोज करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स को डिकम्पोज करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। फिर इससे क्या होता है कि स्पीसीज क्या करते हैं कि वो साइकिल, वाटर साइकिल को कंप्लीट करने में सहायता करते हैं। और स्पीसीज क्या होते हैं कि जो इकोसिस्टम में जो गैसेस होती हैं उनको भी फिक्स करने में सहायता करते हैं। यानी कि जैसे याद करो मैंने बताया था कि नाइट्रोजन गैस जो होती है वो डायरेक्टली यूज नहीं होती, तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो हेल्प करता है ताकि उसको प्लांट्स यूज कर सके। राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में, ताकि उनको कौन यूज कर सके, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को डायरेक्टली पेड़ पौधे नहीं यूज कर सकते, तो जब पेड़ पौधे डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते तो उनको क्या करना पड़ता है कि नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करना पड़ता है, किसमें, नाइट्रेट या नाइट्राइट में। जब इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे तो बड़े आसानी से पेड़ पौधे यूज कर लेते हैं। तो उसके लिए एक बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है, उस बैक्टीरिया का नाम है, क्या कहते हैं कि राइजोबियम। तो ऐसे ही याद हो तो आपको ग्रीन हाउस गैसेस निकल रही होती है, ग्रीन हाउस गैसेस निकल रही होती हैं। तो उन ग्रीन हाउस गैसेस मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड जो सबसे ज्यादा मेन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ों के द्वारा ले लिया जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ों के द्वारा ले लिया जाता है। जब पेड़ इसको सिंक कर लेते हैं, सिंक याद करो मैंने बताया था, फॉरेस्ट काम करते हैं एज अ सिंक ऑफ CO2, कार्बन CO2। फॉरेस्ट कैसे काम करते हैं एज अ सिंक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सिंक का मतलब होता है कि वो क्या कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को खुद ले लेते हैं। तो जिससे क्या होता है कि फॉरेस्ट जो होते हैं वो फॉरेस्ट एक्ट एज अ सिंक ऑफ CO2 के सिंक तरह काम करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि वो फॉरेस्ट जो एटमॉस्फेयर में CO2 कम मात्रा में, इससे क्या होगा कि जो क्या कहते हैं जो लॉन्ग वेव रेडिएशन होगी उनको चली जाने देगी, यानी कि क्लाइमेट चेंज में भी क्या कहते हैं कि ये यानी कि कुल मिलाकर के हमारे इतना समझ में आ गया कि इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि इकोसिस्टम देखो कह रहे हैं कि जो स्पीसीज होते हैं वो कैप्चर करते हैं पहले एनर्जी को, फिर स्टोर करते हैं एनर्जी को, फिर या तो प्रोड्यूस करते हैं कुछ ना कुछ, या डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स को डिकम्पोज भी करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं। और क्या कहते हैं कि साइकिल, वाटर साइकिल को कंप्लीट करने में भी सहायता करते हैं। और क्या कहते हैं वाटर साइकिल को कंप्लीट करना मतलब वो प्रेसिपिटेशन, डिकम्पोजिशन, ये सारी चीजें करने में सहायता करते हैं, इवेपरेशन करने में भी सहायता करते हैं। और साथ में ही इकोसिस्टम के थ्रू न्यूट्रिएंट्स को क्या कहते हैं कि बनाए रखने में सहायता करते हैं। एटमॉस्फेरिक गैसेस का परसेंटेज जो कांस्टेंट, एटमॉस्फेरिक गैसेस कितने कांस्टेंट रहेंगी कितने नहीं, इन सब चीजों को भी मेंटेन कौन रखता है, ये इकोलॉजिकल सिस्टम ही तो मेंटेन रखता है। दीज फंक्शन आर इम्पोर्टेंट फॉर इकोसिस्टम फंक्शन एंड ह्यूमन सर्वाइवल। ये जितने भी चीजें यहाँ पे हो रही हैं इंसानों के रहने के लिए और इकोसिस्टम के बने रहने के लिए, दोनों के लिए बहुत जरूरी है। दोनों के लिए क्या होगा, बहुत जरूरी। ध्यान में रख लेना, जितना ज्यादा डाइवर्स सिस्टम होगा, जितना ज्यादा डाइवर्स इकोसिस्टम होगा, उतना ही स्पीसीज के सर्वाइवल के चांसेस अच्छे होंगे। जितना ज्यादा डाइवर्स, मोर डाइवर्स सिस्टम, बेटर आर द चांसेस फॉर स्पीसीज सर्वाइवल। यानी कि स्पीसीज सर्वाइवल उतना ज्यादा होगा जितना ज्यादा डाइवर्स सिस्टम होगा। अगर कम डाइवर्स सिस्टम तो उतना ही कम डाइवर्सिटी, यानी कि फटाफट चेंजेस हुएंगे तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बहुत कम होगी। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया हो। अब आगे देखो, यानी कि अगर क्या कहते हैं, ध्यान रख लो, अगर क्या कहते हैं कि वेरिएशन जितना ज्यादा होगा या बायोडाइवर्सिटी जितनी ज्यादा होगी, तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर कोई अचानक से बाढ़ वगैरह आ गई, तो ड्यू जब वेरिएशन ज्यादा होंगे तो बहुत सारे चीजों के सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। Hence, the loss of species would decrease the ability of ecosystem to maintain itself। यानी कि जितना स्पीसीज कम होंगे उतना ही वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, यानी कि वो अपने आप को क्या कहते हैं कि मेंटेन नहीं कर पाएंगे, बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी। यानी कि बायोडाइवर्सिटी में से स्पीसीज अगर कम हो रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी में से स्पीसीज अगर कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब हो रहा है कि वो जो इकोसिस्टम है वो अपने आप को सही से नहीं बना के रख पाए। और यहाँ पे जस्ट लाइक स्पीसीज विद हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी, जो जितना ज्यादा डाइवर्सिटी होता है उतना उनके चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो अपने आप को एडाप्ट कर लें किसी भी इन्वायरमेंटल चेंज में।
जितना ज्यादा क्या कहते हैं कि जेनेटिक डाइवर्सिटी जितना ज्यादा होगा, उतना वो अपने आप को किसी भी इन्वायरमेंटल चेंजेस में अडॉप्ट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे एक ध्यान में रखने वाली बात है कि मोर द वेराइटी ऑफ स्पीसीज इन इकोसिस्टम, मोर स्टेबल इकोसिस्टम। जितना ज्यादा होगे जितना ज्यादा स्पीसीज उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी हो। हाँ, जितना ज्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज होंगे, जितने वेराइटीज ऑफ स्पीसीज होंगे किसी भी इकोसिस्टम में, उतना ही ज्यादा उसका क्या कहते हैं कि स्टेबिलिटी है। यानी कि आपको यहाँ तक ये बात तो समझ में आ गई कि क्या करें। अब अगला जो पॉइंट है उसका नाम है इकोनॉमिक रोल ऑफ। इकोनॉमिक रोल का मतलब समझ रहे हैं? ये देखो, जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो हमारे लिए एक रिसोर्स की तरह काम करती है। जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे या एनिमल्स, वो सब हमारे लिए क्या है, वो एक प्रकार से रिसोर्स की तरह काम करते हैं। जैसे क्रॉप, जब मैं क्रॉप डाइवर्सिटी की बात करता हूँ तो क्रॉप जो होता है वो हमें क्या देता है, फूड देता है कि नहीं देता? क्रॉप जो होता है वो हमें क्या देता है, फूड देता है, फूड। फिर क्या कहते हैं कि लाइव स्टॉक, जानवर। हाँ, लाइव स्टॉक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा भी है, फूड, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट, फिश, मेडिसिनल रिसोर्सेज। ये सब हमें कहाँ से मिल रहे हैं? यानी कि ये सब जो हमारे इकोनॉमिक रोल को, इकोनॉमी की को हेल्प करता है। तो यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो हमारे लिए इकोनॉमिकली भी इम्पोर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी जो है वो इकोनॉमिकली भी हमारे डे टू डे लाइफ में हेल्प करती है। फॉर ऑल ह्यूमंस बायोडाइवर्सिटी इज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स इन दियर डे टू डे लाइफ। बायोडाइवर्सिटी एज अ रिसोर्स भी काम करती है, बायोडाइवर्सिटी एज अ रिसोर्स भी काम करती है। वन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इज क्रॉप डाइवर्सिटी, which is also known as agrobiodiversity। एग्रोबायोडाइवर्सिटी मतलब क्रॉप डाइवर्सिटी। यहाँ पे क्या होता है कि अब देखो, इस बायोडाइवर्सिटी इज सीन एज रिजर्वायर ऑफ रिसोर्सेज। तो देखो, बायोडाइवर्सिटी जो है भैया वो क्या क्या है, रिजर्वायर है रिसोर्सेज का। यानी कि इकोनॉमिक रोल में हम बता देंगे जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो क्या होती है, रिजर्वायर है। यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं सामान बनाने में, खाना बनाने में, दवाइयाँ बनाने में, फार्मास्यूटिकल एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। हम खाना बनाने के लिए, फार्मास्यूटिकल दवाइयाँ बनाने के लिए, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी हम बना सकते हैं। ठीक है। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटेरियोरेशन ऑफ द, यानी कि जो ये बायोलॉजिकल रिसोर्सेस हैं, ये जो रिसोर्सेस हैं, यही तो, इन्हीं की वजह से जब हम दवाइयाँ बनाने लगते हैं तो इन्हीं की सबके वजह से हम पेड़ वेड़ काटते चले जा रहे हैं। ठीक है। दवाइयों की वजह से लोग कहते हैं कि जैसे मान लो कि क्या कहते हैं कि चीते की खाल से ये हो सकता है या कुछ, मतलब कि बहुत सारे क्या कहते हैं कि, हाँ, बहुत सारे ऐसे गलत फहमियां होती हैं जिनकी वजह से, जैसे हाथी की दांत से ये वाला इलाज हो सकता है, चीते के नाखून से ये वाला इलाज हो सकता है, उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग बायोडाइवर्सिटी को क्या करते हैं, खराब करते हैं। पेड़ पेड़ जो होते हैं वो हमारे बहुत सारी दवाइयां काम आती है, तो उनकी वजह से भी हम क्या कहते हैं कि पेड़ को, डिटेरियोरेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी का कारण भी है, ये रिसोर्सेज की तरह काम आते हैं। At the same time, it is also the origin of new conflicts dealing with rules of division and appropriation of natural resources। कैसे हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करेंगे, कैसे नहीं, ये जानते हैं। तो कुछ इकोनॉमिक कमोडिटीज हमें मिलती है यहाँ से। वो क्या क्या मिलती है, फूड, क्रॉप, लाइव स्टॉक वगैरह वगैरह मिलती है। तो इकोनॉमिक रोल काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे से आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं। अब अगला आता है साइंटिफिक रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का साइंटिफिक रोल, बायोडाइवर्सिटी का साइंटिफिक रोल है। बायोडाइवर्सिटी इज एन important because each species can give some clue। ये बताते हैं कि कैसे लाइफ इवॉल्व हुई है। बायोडाइवर्सिटी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर स्पीसीज ये बताती है कि कैसे लाइफ पहले इवॉल्व हुई, और लाइफ को सस्टेन करने के लिए, लाइफ को बनाए रखने के लिए हमें और क्या करना चाहिए। फर्दर हमें लाइफ को बनाए रखने के लिए कि मतलब कुछ चेंजेस आए तो लाइफ को बनाए रखने के लिए और क्या क्या करना हो। जो बायोडाइवर्सिटी है वो इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ईच स्पीसीज गिव सम क्लू, कुछ क्लू देती है हमें कि हम कैसे हम अपने जीवन को लंबा बना सकते हैं, और ये हमारा जीवन कैसे स्टार्ट और आगे कैसे चलेगा। ठीक है। हमारा जीवन कैसे इवॉल्व हुआ और आगे कैसे इवॉल्व होगा, ये कुछ स्पीसीज के थ्रू हम बता सकते हैं। जैसे जैसे जितनी स्पीसीज ज्यादा होंगी उतना ज्यादा हम क्लू लगा सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है या पीछे क्या हुआ होगा। ये सारी बात हम समझ सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हाउ लाइफ फंक्शंस। कैसे ये जीवन हमारा काम करता है, हाँ, कैसे हमारा जीवन काम करता है, इस बात को भी बायोडाइवर्सिटी ही बताता है। ठीक है। हाँ, एंड द रोल ऑफ ईच स्पीसीज इन सस्टेनिंग द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो बना करके रखे हैं, इकोसिस्टम को बनाए रखने में भी हर एक इम्पोर्टेंट, हर एक
हर एक का अपना अपना इम्पोर्टेंट है, यानी कि हर एक स्पीसीज का इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए भी इम्पोर्टेंट। यानी कि हमें इतना बात समझ में आ गया कि हमारी लाइफ जो है, हमारी जो लाइफ है, वो क्या कहते हैं कि अदर स्पीसीज के ऊपर भी डिपेंडेंट है। यानी कि, हाँ ठीक है, दिस दिस फैक्ट मस्ट बी ड्रॉन अपॉन एवरी वन ऑफ अस दैट वी लिव एंड लेट अदर स्पीसीज ऑल्सो लिव दियर लाइफ। यानी कि हमें तो, यानी कि साइंटिफिक नॉलेज ये बताता है भैया हमें तो अपने आप को जीने ही है और उनको भी जीने देना है, ताकि तभी हमारा जीवन संभव है। यानी कि बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखने के लिए, यानी कि अपने जीवन को मेंटेन रखना है तो आपको बायोडाइवर्सिटी को भी मेंटेन रखना होगा। अगर अपने जीवन को मेंटेन रखना है तो बायोडाइवर्सिटी को भी मेंटेन रखना होगा। इतनी बात तो आपको समझ में आ चुकी है, ठीक है। यानी कि जब तक अभी तक हमने जो रोल पढ़ा, उस रोल का पूरा यहाँ पे कंक्लूजन लिखा हुआ है, जो तीन प्रकार के रोल पढ़े। It is our ethical responsibility to consider that each and every species along with us have intrinsic right to exist। यानी कि हमें ये मानना होगा भैया कि हम जब तीनों रोल देख लिए, तीनों रोल की इकोलॉजिकल रोल कैसा था, हाँ तीनों ही रोल देख लिए, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, हाँ इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, और साथ में ही हमने साइंटिफिक, तीनों ही जब क्या कहते हैं कि साइंटिफिक रोल। इन तीनों रोल को देखने के बाद हमारे इतना समझ में आया कि साइंटिफिक, इन तीनों रोल के देखने के बाद हमारे इतना समझ में आया कि हमें क्या होगा कि हर एक, यानी कि हर एक, हाँ, इंसान के साथ साथ में हर एक स्पेसीज को, उनको एग्जिस्ट रहने का राइट है। हाँ, उनको एग्जिस्ट रहने का राइट, ठीक है। यानी कि अगर हम किसी भी कारण से अगर हम किसी भी एक्सटिंक्शन ऑफ स्पेसीज का कारण बन रहे हैं तो वो हम मोरली गलत कर, ठीक है। अगर हमारी वजह से किसी भी स्पीसीज का एक्सटिंक्शन होता है तो हम समझ लो बहुत ही गलत कर रहे हैं, ठीक है। और जितना ज्यादा क्या कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी होगा उतना ही अच्छा, यानी कि बायोडाइवर्सिटी जो होता है वो हमारा नेचर के साथ में कैसा रिलेशन है उसको भी शो करता है। किसी भी पर्टिकुलर एरिया का जो बायोडाइवर्सिटी है वो बताता है कि वहाँ के लोग कैसे इन्वॉल्व हैं नेचर के साथ, ठीक है। किसी भी जगह के बायोडाइवर्सिटी ये बताती है, किसी भी जगह की बायोडाइवर्सिटी उनके नेचर के साथ में उनका रिलेशनशिप होता है। किसी भी जगह की बायोडाइवर्सिटी उनके वहाँ के नेचर के साथ, वहाँ पे कैसे वो क्या कहते हैं कि इन्वॉल्व है लोगों के साथ में, इस बात पे डिपेंड है। इनफैक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ मेनी ह्यूमन कल्चर। कहीं कहीं पे तो क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा इसको इवॉल्व किया गया है, वहां पे उन लोग पेड़ पौधों की पूजा पाठ भी करते हैं, ठीक है। तो इतना बात तो समझ में आया। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी आज हमारे यहाँ क्या हो रहा है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या हो रही है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखो, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ता गया, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, जैसा कि हमने बताया था कि बायोडाइवर्सिटी एज ए नेचुरल रिसोर्स इकोनॉमिकली हमें कैसे काम करते हैं, नेचुरल रिसोर्स के फॉर्म में। इकोनॉमिकली बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक रिसोर्स की तरह काम करता है, इसलिए ये हमारे लिए इकोनॉमिक रोल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक रोल कैसे बढ़ा है इसका, क्योंकि इसमें क्या कहते हैं कि ये हमारे लिए रिसोर्सेज की तरह काम। तो भैया जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ा है, हाँ पिछले कुछ दशकों में, पिछले कुछ सालों में क्या हुआ, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई। जब पॉपुलेशन बढ़ा तो उसकी वजह से रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, उसकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज का कंजम्पशन बढ़ा। जब नेचुरल रिसोर्सेज का कंजम्पशन बढ़ा तो इसकी वजह से लॉस ऑफ स्पीसीज एंड हैबिटेशन। तो क्या होता है भैया, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे समझने वाली बात ये कि अब हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ रहे हैं, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या पढ़ रहे हैं, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्यों हो रहा है ये लॉस, ये समझना है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब जब हम लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं उसमें सबसे पहला रीजन है कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन। जो इंक्रीज इन पॉपुलेशन हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ, इंक्रीज इन पॉपुलेशन हुआ तो इसकी वजह से सबसे पहला इसकी वजह से हुआ कि कंजम्पशन, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स इंक्रीज इन रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, उतना ही ज्यादा हमने क्या किया, कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हमने नेचुरल रिसोर्सेज को उतना ही ज्यादा यूज करना शुरू किया।
जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता भी, फिर उसके बाद में क्या होगा भाई, उसकी वजह से क्या होगा, लॉस ऑफ स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज में कमी आएगी, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, लॉस ऑफ स्पीसीज, एंड स्पीसीज का लॉस तो होगा ही होगा, स्पीसीज का लॉस तो होगा ही होगा, एंड लॉस ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट मतलब कि जैसे मान लो कि शेर को जहाँ पे रहना है उसके जंगल को काट दिया, अब शेर रहेगा कहाँ, उसके जंगल को ही काट दिया तो शेर रहेगा कहाँ, ठीक है। पानी में मछली रहती है, आपने तालाब को सुखा दिया तो पानी रहे, मछली कहाँ रहेगी, यानी कहीं ना कहीं मछली तो गायब हो ही रही है, उसके साथ साथ में उसका हैबिटेट भी गायब। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें किसकी वजह से हुई, ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ठीक है। अलग अलग जगह पे ये सारी हुई। ट्रॉपिकल रीजन, जैसा कि हमें पता है, देखो ट्रॉपिकल रीजन जो है, देखना यहाँ पे समझना, जो ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन जो मतलब कि इक्वेटर के पास वाला है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, साउदर्न हेमिस्फीयर, दोनों जगह जो ट्रॉपिकल रीजन है, यहाँ पे 1/4 पॉपुलेशन है, सॉरी, हाँ ट्रॉपिकल रीजन जो है, ट्रॉपिकल रीजन में क्या कहते हैं कि, ये क्या कहते हैं कि ये जो है टोटल एरिया का 1/4, 1/4, यानी कि 1/4 है, 1/4 पार्ट ऑफ वर्ल्ड एरिया, जितना पूरा का पूरा एरिया है, हाँ पूरा वर्ल्ड जितना का जितना है उसका जस्ट 25% जो है वो ट्रॉपिकल रीजन है। उसका जो 25% जो है एरिया ऑफ टोटल वर्ल्ड, टोटल वर्ल्ड या वर्ल्ड के जितना जो टोटल एरिया, वर्ल्ड का जितना टोटल एरिया है उसका 25% जो है वो कहाँ पे है, वो क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में। बट इसी ट्रॉपिकल रीजन में 75% जो है, 75% मतलब 3/4 पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटीज है। यहाँ पे जो क्या कहते हैं कि जो 3/4 है, वो क्या कहते हैं कि वर्ल्ड का ह्यूमन पॉपुलेशन, वर्ल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन यहाँ पे है। सबसे ज्यादा लोग कहाँ पे रहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में। एरिया सबसे कम कहाँ का, ट्रॉपिकल रीजन का, ठीक है। यानी कि जो 75% लोग हैं, समझना, 25% लोग जो हैं वो कहाँ पे है, बाकी दुनिया, मतलब कि देखो इस रीजन में से दुनिया के 75% लोग इस रीजन में हैं। दुनिया के 75% लोग कौन से रीजन में रहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं। इतना बात समझ में है? और हमें पता है कि ट्रॉपिकल रीजन में ही क्या है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा थी, ट्रॉपिकल रीजन में ही डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा थी, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जब पॉपुलेशन यहाँ पे ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें रिसोर्सेज बहुत ज्यादा यूज करने पड़ेंगे, डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो लार्ज पॉपुलेशन है, इसकी वजह से क्या करना पड़ेगा, लार्ज पॉपुलेशन की नीड को फुलफिल करने के लिए, जो ये ट्रॉपिकल रीजन में ये जो 75% लोग हैं, इनके क्या कहते हैं कि इनकी नीड को फुलफिल करने के लिए क्या करना, इनकी नीड को फुलफिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेड़ों को काटना पड़ेगा। और क्या कहते हैं कि जो भी पेड़ पौधे और भी एज अ रिसोर्स होंगे उनको भी क्या करते हैं कि यूज करना पड़ेगा। एज दीज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कंटेन 50% ऑफ द स्पीसीज ऑन द अर्थ, जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं इसमें 50% स्पीसीज है। अब क्योंकि इनका नेचुरल हैबिटेट लॉस होगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि इंटायर बायोस्फीयर क्या होगा, गड़बड़ होगा, ठीक है। लॉस तो हो रहा है ट्रॉपिकल रीजन में, लॉस तो हो रहा है ट्रॉपिकल रीजन में, लेकिन उसका इफेक्ट क्या होगा पूरे वर्ल्ड पे। लॉस तो कहाँ पे होगा, केवल और केवल ट्रॉपिकल रीजन में होगा, लेकिन उसका इफेक्ट क्योंकि एक जगह पे लॉस, जैसा कि मैं पहले ही बता रहा हूँ कि इंडिया में टेम्परेचर कम होगा या ज्यादा होगा, उसका इफेक्ट पूरे देश पे, पूरे विश्व पे पड़ने वाला है। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही जगह का लॉस होगा, ठीक है। इसकी वजह से सब जगह पे लॉस, ठीक है। तो जो पॉपुलेशन जो बढ़ रहा, जो पॉपुलेशन बढ़ा उसकी वजह से देखो क्या क्या, तो इसमें लॉस ऑफ हैबिटेट, लॉस क्यों हो रहा है समझ में आ रहा है। जो नेचुरल कैलामिटी, कैलामिटी का मतलब है आपदाएं, जैसे अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, वोल्केनिक इरप्शंस, फॉरेस्ट फायर, ड्रॉट, ये सब क्या होते हैं, फ्लोरा और फौना को भी हानि पहुंचा। तो पहला चीज तो था वो तो डिफॉरेस्टेशन वगैरह। अब जो अर्थक्वेक वगैरह वगैरह आती हैं या वोल्केनिक इरप्शंस जो होते हैं या ड्रॉट होते हैं, इनकी वजह से भी बायोडाइवर्सिटी में काफी ज्यादा लॉस होता है, इनकी वजह से भी बायोडाइवर्सिटी में लॉस होता है या चेंज इन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो दूसरा कार्ड है आपको लॉस इन बायोडाइवर्सिटी का, पहला तो आया इंक्रीज इन पॉपुलेशन,
पहला कारण पता चला इंक्रीज इन पॉपुलेशन। दूसरा कारण आपको क्या पता चला, पहला कारण जो हुआ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का पहला कारण क्या था, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। दूसरा कारण क्या हुआ, नेचुरल कैलामिटीज। हाँ, पहला कारण क्या था आपको पता चला, पहला कारण जो था अगर देखा जाए तो लॉस इन बायोडाइवर्सिटी में, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में सबसे पहला कारण अगर मैं देखूं, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पहला कारण क्या था, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। दूसरा कारण क्या था, लॉस ऑफ हैबिटेशन, लॉस ऑफ हैबिटेशन। तीसरा चीज अभी हमने पढ़ा, नेचुरल कैलामिटीज। नेचुरल कैलामिटीज की वजह से भी बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि नेचुरल कैलामिटीज की वजह से भी बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि समस्याएं हैं। चौथा कारण, चौथा कारण अभी हम देखते हैं पेस्टिसाइड्स वगैरह जो यूज होते हैं, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। तो देखो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी में लॉस होगा। तो देखो यहाँ से आगे देखते हैं, तो जैसा कि हमने देखा कि बायोडाइवर्सिटी अर्थक्वेक वगैरह आने की वजह से भी होता है। पेस्टिसाइड्स एंड अदर पॉल्यूटेंट्स सच एज हाइड्रोकार्बन्स, टॉक्सिक हैवी मटेरियल्स डिस्ट्रॉय द वीक एंड सेंसिटिव स्पीसीज। तो क्या कहते हैं कि जो पेस्टिसाइड्स एंड टॉक्सिक हैवी मेटल्स एंड टॉक्सिक हैवी मेटल्स एंड टॉक्सिक हैवी मेटल्स, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, कुछ वीक स्पीसीज को मार देते हैं। ये कुछ वीक स्पीसीज को धीरे धीरे क्या होते हैं, गायब कर देते हैं, उनका एक्सटिंक्शन हो जाता है इनकी वजह से। ओके, स्पीसीज कुछ ऐसे भी होते हैं एक्जोटिक। अगला पांचवा, एक्जोटिक स्पीसीज, एक्जोटिक स्पीसीज। अब ये एक्जोटिक स्पीसीज होते क्या है, किसी पर्टिकुलर रीजन में, मान लो कि कोई भी पर्टिकुलर रीजन है वहां पे वो एक स्पीसीज नहीं पाई जाती, या एक्जोटिक स्पीसीज को डेफिनेशन ही लिख लेते हैं, एक्जोटिक स्पीसीज क्या होता है। एक्जोटिक स्पीसीज की बात करते हैं तो ये क्या होता है, species which are not the natural habitats of species which are not natural habitat of local habitat but introduced but introduced in the into the system। ध्यान में रखना, समझना, एक्जोटिक स्पीसीज जो होती है इनको कभी कभी फॉरेन स्पीसीज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फॉरेन स्पीसीज। ये क्या होती है कि ये बर्बादी लाती है, ये क्या करती है, बर्बाद कर देती है इकोसिस्टम। क्या, ये फॉरेन स्पीसीज जो होती है ये बर्बाद कर देती हैं किसी भी, एग्जोटिक स्पीसीज जो होती हैं ये क्या करती हैं कि जैसे मान लो कि किसी पर्टिकुलर एरिया में जो एग्जोटिक स्पीसीज होगी बाकी स्पीसीज को बर्बाद कर देती है, बाकी स्पीसीज का एक्सटिंक्शन का कारण बनती है। जो एक्जोटिक स्पीसीज होती है बाकी के एक्सटिंक्शन का कारण बनती है। तो ये चार पांच रीजन हो गए लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे पहले जैसे इसमें देखते हैं, एक्जोटिक स्पीसीज क्या होती है, ये स्पीसीज लोकल नहीं होती, नेचुरली नहीं आती, इनको इंट्रोड्यूस किया जाता है। देयर आर मेनी एग्जांपल व्हेन नेचुरल बायोटिक कम्युनिटी ऑफ इकोसिस्टम सफर्ड एक्सटेंसिव डैमेज बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ एक्जोटिक स्पीसीज। जब एक्जोटिक स्पीसीज को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वहां पे बहुत ज्यादा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होती है, उसका भी एक कारण ये भी होते हैं। तो ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डिकेड्स सम एनिमल्स लाइक जैसे टाइगर्स, एलिफेंट, राइनोसेरोस, क्रोकोडाइल्स, मिंक्स एंड बर्ड्स, ये सब भी क्या हुआ, इनको बहुत ज्यादा हंटिंग। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का एक और कारण है हंटिंग, छठा नंबर कारण जो हुआ वो हंटिंग। हंटिंग की वजह से भी क्या कहते हैं कि हंटिंग की वजह से भी क्या होता है कि बायोडाइवर्सिटी में लॉस होता है, हंटिंग की वजह से भी बायोडाइवर्सिटी में लॉस होता है। तो लोग किसके लिए करते हैं, जैसे हॉर्न के लिए करते हैं, टस्क, टस्क मतलब होता है हाथी के दांत, हाइट्स मतलब चमड़े वमड़े के लिए, इन सब के लिए भी लोग क्या करते हैं, इन सब के लिए भी क्या कहते हैं कि लोग क्या करते हैं,
इन सब चीजों के लिए लोग शिकार करते हैं, तो ये सारे इट हैज रिजल्टेड रेंडरिंग द सर्टेन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इंटेलिजेंट। तो क्या होता है कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की वजह से क्या होता है कि कुछ स्पीसीज क्या हो जाते हैं, खतरे में आ गई हैं, वो गायब होने वाली हैं। तो आईयूसीएन के ऊपर में मान लो पूछ लिया गया, आप बता देना। आईयूसीएन फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यहाँ पे ध्यान रखना है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसको जो बोला गया, इसने क्या कहते हैं, थ्रेटेंड स्पीसीज होंगे या प्लांट्स होंगे, इनको तीन पार्ट में डिवाइड, कितने पार्ट में डिवाइड किया है, तीन। तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये किस बेसिस पे कि कितना खतरा है उनके गायब होने। तीन प्रकार में है। सबसे पहला है इंडेंजर, फिर उसके बाद में आता है, अगला आता है वल्नरेबल और तीसरा है रेयर स्पीसीज। ठीक है, ये तीन प्रकार के हैं। तीन प्रकार के क्या कहते हैं कि डाइवर्स, तीन प्रकार की लिस्ट इन्होंने बनाई है। सबसे पहला इंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सी। इंडेंजर्ड स्पीसीज वो हैं जो गायब होने के खतरे पे। इंडेंजर्ड स्पीसीज वो स्पीसीज हैं जिनका खतरा है कि वो गायब हो सकती है। इंडेंजर्ड स्पीसीज वो स्पीसीज हैं जिनका बहुत ज्यादा खतरा है कि वो गायब हो सकती है। तो जैसे इसमें आता है रेड पांडा जो है वो इंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, आईयूसीएन जो होता है इनके बारे में एक रेड लिस्ट है, उसमें क्या कहते हैं कि बताती है थ्रेटेंड स्पीसीज के। तो थ्रेटेंड स्पीसीज में थ्रेटेंड मतलब होता है डरे हुए, मतलब कि क्या कहते हैं कि जो गायब होने का जिनका डर है, तो उनके बारे में। तो सबसे पहला जो बनाया इन्होंने इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड वो है जिनका खतरा है गायब होने का। तो इंडेंजर्ड जो होते हैं, रेड पांडा क्या है, इंडेंजर्ड है। फिर अगला आता है वल्नरेबल स्पीसीज। जब मैं बात करता हूँ वल्नरेबल स्पीसीज का मतलब होता है कि ये दिस इंक्लूड द स्पीसीज विच आर लाइकली टू बी डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन इन नियर फ्यूचर। मतलब कि ये फ्यूचर में कभी भी, देखो इंडेंजर्ड वाले तो लगभग लगभग गायब होने वाले। जब बात करते हैं वल्नरेबल का मतलब होता है कि ये फ्यूचर में, ये चांसेस है, फ्यूचर में चांसेस है कि क्या कहते हैं कि फ्यूचर में चांसेस है कि ये क्या हो जाए कि एक्सटिंक्शन के करीब आए, एक्सटिंक्शन के लिए इनका खतरा बढ़े। यानी कि वल्नरेबल जो होते हैं वो थ्रेटन से कम, मतलब डैन वो होते हैं नुकसानदायक। ठीक है, मतलब कि वल्नरेबल जो होता है उनकी वैल्यू अगर देखा जाए तो उससे कम है। यानी कि कहते हैं कि ये ज्यादा अच्छे होंगे वल्नरेबल स्पीसीज। हाँ, दिस इंक्लूड द स्पीसीज विच आर लाइकली टू बी इन डेंजर। यानी कि फ्यूचर में क्या कहते हैं कि जो अभी है, वो जो अभी है उन्हें इंडेंजर्ड में रखो। जो अभी एक्सटिंक्शन में एकदम आने ही वाले हैं कि हाँ चल रहा है कि एक्सटिंक्शन में होंगे वो, लेकिन जो फ्यूचर में आ सकते हैं उनको क्या बोला गया, वल्नरेबल बोला गया। ठीक है, फिर अगला आता है रेयर स्पीसीज जो होते हैं, ये बहुत ही कम दुनिया में पाए जाते हैं, दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं। दे आर कन्फाइंड टू लिमिटेड एरिया, ये सब जगह पे नहीं पाए जाएंगे, ये सब जगह पे नहीं पाए जाएंगे, कुछ ही जगह पे पाए जाते हैं, कुछ ही जगह पे पाए जाते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब आता है लास्ट टॉपिक आता है। जब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक में इसमें, तो उसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैसा कि चैप्टर का नाम ही था, हमारा चैप्टर का नाम था बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जब हमने बात कर लिया बायोडाइवर्सिटी के लॉस के बारे में कि बायोडाइवर्सिटी लॉस क्यों हुआ, क्या नहीं हुआ। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी लॉस क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, उसके कारण से बन रही है। अब हमें समझना है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे कंजर्व करेंगे। हाँ, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इनको कंजर्व करना है, इनको बचाना है, कैसे करेंगे कंजर्वेशन। देखो कंजर्वेशन के दो मेथड होते हैं, एक होता है इन सिटू, एक होता है एक्स सिटू। देखते हैं यहाँ पे क्या बताया हुआ है। तो बायोडाइवर्सिटी हमारे इंसानों के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा कि इंसान बहुत सेल्फिश होता है, तो यानी कि जब लोगों को पता चलेगा कि भाई बायोडाइवर्सिटी किस लिए जरूरी है, अगर इंसानों का एग्जिस्टेंस बना रखना है, इंसानों के एग्जिस्टेंस को बनाए रखना है, तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि इंसानों के एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि बायोडाइवर्सिटी को भी मेंटेन रखें, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना। ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ सो क्लोजली इंटरलिंक्ड, ये ध्यान में रखो कि सारे के सारे लाइफ के जो फॉर्म है वो एक दूसरे से इंटरलिंक, चाहे वो मछली हो, चाहे वो शेर हो, चाहे वो चीता हो, इवन चाहे बैक्टीरिया हो, सबकी लाइफ, या चाहे कोई भी फंगी हो, सबकी लाइफ एक दूसरे से इंटरलिंक है। अगर एक को भी नुकसान पहुंचा तो वो दूसरे को नुकसान डेफिनेटली पहुंचाएगा। ठीक है, ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर सो क्लोजली इंटरलिंक्ड, इतना क्लोजली इंटरलिंक्ड है कि डिस्टरबेंस इन वन गिव्स राइज टू इम्बैलेंस द अदर। अगर एक के लाइफ में भी खतरा आता है, यानी कि जो
यहाँ पे बहुत ज्यादा कंजर्वेशन क्यों जरूरी है? कंजर्वेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि सारी की सारी लाइफ जो है वो इंटरलिंक्ड है। जब वो इंटरलिंक्ड है तो अगर क्या कहते हैं कि एक को भी डिस्टर्ब हुआ तो दूसरे का इम्बैलेंस का कारण बनेगा। इतना बात समझ में? इफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बिकम इन danger, जब क्या कहते हैं कि जो प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं ये जब एक्सटिंक्शन पे आ जाएंगे, जब एक्सटिंक्शन के पास आ जाएंगे, दे कॉज डिग्रेडेशन इन एनवायरनमेंट, यानी कि इसकी वजह से एनवायरनमेंट में क्या होगा? डिग्रेडेशन। और जब इन्वायरमेंट में डिग्रेडेशन होगा तो इसकी वजह से ह्यूमन के भी जीवन पे खतरा आएगा ही है। यानी कि कुल मिलाकर के जब प्लांट्स और एनिमल्स क्या होंगे? एक्सटिंक्ट होंगे या इंडेंजर्ड होंगे, तो फिर इसकी वजह से क्या आएगा? इसकी वजह से ही डिग्रेडेशन होगा एनवायरमेंट का। एनवायरमेंट के डिग्रेडेशन की वजह से क्या होता है? ह्यूमन पे भी खतरा आ जाएगा, ह्यूमन लाइफ पे भी खतरा आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए क्या बताया हुआ है कि ये, हाँ, हाईली रेयर एंडेमिक ट्री। एंडेमिक का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में पाया जाने वाला ही चीजें क्या होती है? एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब होता है वो और कहीं नहीं पाया जाए। एंडेमिक का मतलब क्या होता है कि एंडेमिक का मतलब होता है ऐसे स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज अगर आपसे पूछ लिया जाए पेपर में कि एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है, तो आप बता देंगे कि दीज स्पीसीज, हाँ, ये ऐसे स्पीसीज होते हैं जो, सॉरी, यहाँ पे स्पीसीज किसके, ये ऐसे स्पीसीज होते हैं जो केवल उसी और उसी रीजन में पाए जाएंगे, उसके अलावा कहीं और नहीं पाए जाएंगे। ठीक है। दीज स्पीसीज आर कन्फाइंड टू ओनली वन प्लेस, ओनली वन जगह पे, एक ही जगह पे होते हैं। एंडेमिक स्पीसीज केवल और केवल एक ही जगह पे पाए जाएंगे, उससे ज्यादा पे नहीं पाए जाएंगे। जैसे यहाँ पे, हाँ, इसका नाम जो है यहाँ पे जो क्या लिखा हुआ है कि ये हम्बोट, हम्बोटिया डिकरेंस बेड, ये कहाँ पे पाया जाता है? ये आपको वेस्टर्न घाट में ही मिलेगा, उसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। उसके अलावा ये कहीं पे नहीं मिलेगा। एंडेमिक का मतलब ये होता है, और ये ध्यान रख लो ये रेयर भी है, ये रेयर है। अब हमें क्यों, हमें सब कुछ समझने की बात ये है कि हमें बायोडाइवर्सिटी को बचाना क्यों है? हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजम्पशन करना क्यों है? So there is an urgent need to educate people to adopt environment friendly practices and reorient their activities in such a way that, यानी कि जितने भी अब हम एक्टिविटीज करते हैं, जितने भी हम एक्टिविटीज करते हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी अब क्या होनी चाहिए कि वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने अभी बताया है कि अगर लॉस हुआ किसी भी पर्टिकुलर एनिमल या फिर किसी भी पर्टिकुलर प्लांट या किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज को हानि होता है, तो वो कहीं ना कहीं से किसी न डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो ह्यूमन बीइंग को इफेक्ट करेगा ही। तो इसलिए हमें क्या जरूरी है होना? एनवायरमेंट फ्रेंडली होना जरूरी है। और साथ में ही हमें जो डेवलपमेंट करना है वो भी करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। यानी कि हमें कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज पॉसिबल होगा तो उसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है। अब कुछ स्टेप्स होंगे। हाँ, लोकल, अच्छा, इसके लिए हमें जरूरी है कि लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो और लोगों का कॉपरेशन। यानी कि इसके लिए अगर हमें कंजर्वेशन करना है, अगर हमें स्पीसीज का कंजर्वेशन करना है, तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो और साथ में लोगों का कॉपरेशन भी हो, ताकि लोग बड़े आसानी से, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम पे ना पहुंचे और कंजर्वेशन बड़े आसानी से हो सके। कंजर्वेशन करने के लिए कुछ स्टेप्स। सबसे पहले देखो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए सबसे पहला स्टेप किया था, अर्थ समिट बुलाया। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में जून 1992 में अर्थ समिट बनाया। उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने क्या कहते हैं कि कन्वेंशन था, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर कन्वेंशन था। इसमें पहली बार लोगों ने बड़ी, मतलब कि बहुत सारे देशों ने टेंशन हुआ कि भाई अगर हम बायोडाइवर्सिटी को नहीं बचाएंगे तो फिर ह्यूमन स्पीसीज, जो ह्यूमन के लिए खतरा होगा। इसलिए वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी है सजेस्टेड, कुछ स्टेप्स इन्होंने बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए कुछ स्टेप्स यहाँ पे फॉलो किए। तो ये ध्यान में रख लेना, पेपर में पूछा जाएगा कि अर्थ समिट कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था 1992 में। अर्थ समिट कहाँ पे हुआ था? 1992 में ब्राजील में हुआ था। ब्राजील में भी रियो डी जेनेरियो सिटी में हुआ था। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि एफर्ट्स शुड बी मेड टू प्रिजर्व स्पीसीज दैट आर इंडेंजर्ड। तो स्टेप्स, बायोडाइवर्सिटी के स्टेप्स कौन कौन से हैं? तो पहला स्टेप यही है। पहला स्टेप ऐसा हमें, पहला स्टेप ये है कि हमें क्या करना है, पहला स्टेप ये है कि हमें ऐसे एफर्ट्स करने चाहिए कि जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनको हम प्रिजर्व करें। जो एंडेंजर्ड स्पीसीज मतलब कि जिनका एक्सटिंक्शन का खतरा है, जिनका गायब होने का खतरा है, उनको हम बचाने की कोशिश करेंगे, पहला चीज। दूसरा स्टेप क्या है कि हमें प्रिवेंशन करना है। प्रिवेंशन का मतलब प्रिवेंट, मतलब बचाना है। कैसे बचाना है? द एक्सटिंक्शन रिक्वायर्स प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट।
प्रिवेंशन ऑफ एक्सटिंक्शन रिक्वायर्स, प्रिवेंशन ऑफ एक्सटिंक्शन के लिए क्या जरूरी है, एक प्रॉपर प्लानिंग की, प्रॉपर मैनेजमेंट की, तो वो हम प्लानिंग और मैनेजमेंट करेंगे। तीसरा जो होता है, तीसरा जो स्टेप है, यहाँ पे बहुत सारे फूड क्रॉप्स होंगे, फोरेज प्लांट्स हैं या टिम्बर ट्रीज हैं, लाइव स्टॉक हैं, एनिमल्स एंड दियर वाइल्ड रिलेटिव शुड बी प्रिजर्व। कुछ ऐसे क्रॉप्स होंगे, कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे, कुछ ऐसे टिम्बर ट्रीज होंगे, उनको भी हमें प्रिजर्व करके रखना है, उनको काटना पीटना नहीं है, उनको सही से रखना है कि ऐसे कि उनका हम यूज फर्दर आगे करते रहें। अच्छा, हर एक कंट्री को अपने हैबिटेट को पहचानना हो, हर एक कंट्री के अपने हैबिटेट को पहचानना होगा और उनके प्रोटेक्शन के लिए लॉ बनाना होगा। हर एक कंट्री को अपने हैबिटेट को पहचानना होगा और उनको अपने कंट्री, उसको डेवलपमेंट के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए लॉ बनाना होगा। ध्यान में रख लो। छठा, हैबिटेट्स वेयर स्पीसीज फीड, ब्रीड, रेस्ट, तो उनको शुड बी सेफ गार्डेड एंड प्रोटेक्टेड। उन हैबिटेट्स को क्या, जैसा कि हमने पहले बोला कि पहले हैबिटेट को पहचानो, और चौथे स्टेप में क्या करना था, हैबिटेट को पहचानना था, पांचवें स्टेप में हैबिटेट को क्या करना था, प्रोटेक्ट करना था, और साथ में ही अगर क्या कहते हैं कि किसी भी इंटरनेशनल ट्रेड, चाहे वो वाइल्ड प्लांट हो या एनिमल्स हो, उनका ट्रेड को रेगुलेट करना है, यानी कि उनके ट्रेड को रेगुलेट करना है। ऐसा नहीं कि मनमानी ट्रेड चल रहा है, किसी को मार पीट, मतलब किसी भी गाय भैंस को या जानवर को मार करके उनकी खाल को ले जा करके बेचा जा रहा है, ऐसा नहीं चलना चाहिए। इनको रेगुलेट करना चाहिए कि ये सारी चीजें, ठीक है। अब गवर्नमेंट, ये तो अभी हमने बताया था कि पूरे वर्ल्ड ने मिलकर के वर्ल्ड को अर्थ समिट किया था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड प्रोपागेट वेराइटी ऑफ स्पीसीज इन नेचुरल बाउंड्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या पारित किया था, वाइल्ड लाइफ एक्ट 1970। यानी कि जब पेपर में पूछा जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया, तो वाइल्ड लाइफ एक्ट 1970, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में उन्होंने टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड प्रोपागेट, बहुत सारे स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, बहुत सारे स्पीसीज को प्रिजर्व करने के लिए, प्रोपागेट करने के लिए उनकी नेचुरल बाउंड्रीज में गवर्नमेंट ने क्या लाया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके अंडर विच नेशनल पार्क सेंचुरीज वर स्टेब्लिश्ड। हाँ, तो यानी कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में क्या हुआ कि बहुत सारे नेशनल पार्क बनाए गए, बहुत सारे सेंचुरीज बनाई गई, ठीक है, बहुत सारे बायोस्फीयर्स बनाए गए, जो मतलब कि इंडिया में बने, ठीक है। बायोस्फीयर्स हम पढ़ेंगे कि कहते हैं कि इंडिया, जब वो वाली बुक पढ़ेंगे सेकेंड वाली, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इंडियन गवर्नमेंट ने कैसे क्या कहते हैं कि काम किया उनको बचाने के लिए। और फिर क्या हुआ कि हमारे यहाँ कुछ, देयर आर सम कंट्रीज विच आर सिचुएटेड इन ट्रॉपिकल रीजन, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं। तो देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया, जिसके तहत में 1917 में, जिसके तहत में बहुत सारे क्या कहते हैं कि जिसके अंडर में नेशनल पार्क बनाए गए, जिसके अंडर में क्या कहते हैं कि बायोस्फीयर्स बनाए गए, जिसके अंडर में क्या कहते हैं कि सेंचुरीज बनाएगी। तो ये सारी चीजें हैं ताकि हम प्रोटेक्ट कर सके, प्रिजर्व कर सके और प्रोपागेट कर सके किसको, बट बहुत सारे स्पीसीज को, ठीक है। लार्ज, देयर आर some countries which are situated in tropical region, they possess large number of world species diversity, जिसको हम बोलते हैं मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स। तो मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स कहाँ पे पाए जाते हैं, जिनको हॉट स्पॉट्स भी बोलते हैं यार, मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स या हॉट स्पॉट जो है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में ऐसे बहुत सारे हैं जहाँ पे आपको ये मिलेंगे, ठीक है। देयर आर 12 सच कंट्रीज, ऐसे 12 कंट्रीज हैं जहाँ पे आपको मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स मिलेंगे। मैक्सिको, कोलंबिया, एक्वाडोर, पेरू, ब्राजील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मेडागास्कर, चाइना, इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे ये 12 देश हैं जहां पे आपको क्या मिल रहे हैं, मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स में, इन विच these centers are located in order to concentrate resources on these areas that most uh, uh, in order to concentrate resources on those areas that are most vulnerable, the IUCN, IUCN has identified certain areas as biodiversity hotspots। तो कुछ एरियाज को इन्होंने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में ला दिया गया है। तो वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या करेंगे, तो ये हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं कि इनके वेजिटेशन के अकॉर्डिंग इनको डिफाइन किया, इनके वेजिटेशन के अकॉर्डिंग डिफाइन किया। Plants are important because these determine the primary productivity of an ecosystem। इकोसिस्टम का जो प्राइमरी प्रोडक्टिव कौन डिसाइड करता है,
प्लांट्स डिसाइड करते हैं। तो इसलिए हॉट स्पॉट्स किस बेसिस पे डिसाइड किया गया? वेजिटेशन। किस बेसिस पे? वेजिटेशन के बेसिस पे, ठीक है। मोस्ट बट नॉट ऑल ऑफ द हॉट स्पॉट्स रिलाई ऑन स्पीसीज रिच इकोसिस्टम। तो देखो वहां पे वेजिटेशन कितना कितना ज्यादा स्पीसीज में रिच, हाँ, कितना ज्यादा वहां पे फूड फायरवुड या क्या कहते हैं कि हाँ क्रॉप लैंड एंड इनकम दिए देम, यानी कि स्पीसीज रिच इकोसिस्टम देखा जाए। मेडागास्कर में देखो 85% जो है प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड नो हेयर हेल्थ इन द वर्ल्ड। जो मेडागास्कर में है वो और कहीं पे नहीं पाए जा रहे, बाकी जो 85% पेड़ पौधे हैं वो कहीं और नहीं पाए। अदर हॉट स्पॉट्स जो हैं वो क्या कहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर्स हैं उनके। आइलैंड्स ऑफ हवाई, हवाई आइलैंड जो पैसिफिक ओशियन में है, उसका उस वहां पे यूनिक प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं जो थ्रेटेंड है, जहाँ पे क्या कहते हैं कि हाँ, तो वहां पे लैंड डेवलपमेंट की वजह से, उसकी वजह से बहुत सारा टेंशन चल रहा है। तो ये सारी कुल मिलाकर के हमें समझ में आ गया कि कुछ हॉट स्पॉट्स हैं, ये मैप में हमें याद होने चाहिए कहाँ कहाँ पे है। कुछ हॉट स्पॉट्स हमें याद होने चाहिए, जैसा कि अभी हमने बताया था। यहाँ पे आपको पता है कि ये देखो, यहाँ पे एक है मैक्सिको के पास में। फिर यहाँ पे देखो ये क्या कहते हैं कि एक्वाडोर, एक्वाडोर के पास में, यहाँ पे एक्वाडोर के पास में है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये आपको पता है ये पेरू, पेरू के पास में है। ये क्या है? ये क्या कहते हैं कि अटलांटिक फॉरेस्ट ब्राजील में ही है। यहाँ पे देखो क्या कहते हैं कि ग्यूनिया फॉरेस्ट है। फिर उसके बाद में ये मेडागास्कर, यहाँ पे भी आपको मिल गया क्या कहते हैं तंजानिया के पास, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालय, और यहाँ पे देखो इंडोनेशिया, यहाँ पे बोर्नियो आइलैंड। तो ये सब जो है ये थोड़ा सा ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे आपको कुल मिला करके देखो क्या हो गया हॉट स्पॉट्स। हॉट स्पॉट्स वो रीजन होते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा टाइप के स्पीसीज पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको बढ़िया से ये चैप्टर समझ में आया होगा, और जहाँ भी नहीं समझ में आया होगा आप वहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस प्रकार से हमारी क्या कहते हैं कि ये वाली बुक खत्म हुई, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी। अब क्या कहते हैं कि जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें क्या कहते हैं कि हमारे क्या कहते हैं कि हम इंडिया वाले बुक के क्या कहते हैं कि चैप्टर बनाएंगे, ठीक है। यानी कि इस बुक का नाम है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में नेक्स्ट वीडियो बनाना शुरू करेंगे, ओके। उम्मीद करता हूँ कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। जो भी नहीं समझ में आया होगा आप कमेंट करिए, और जैसे जिन जिन टॉपिक्स पे वीडियो बनाना हो उस पे भी आप कमेंट करिए, हम उस पर कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की, ओके। थैंक यू।